दोस्तों आप इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो आपने कभी किसी किताब में या किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं देखे होंगे, जो अक्सर एग्जामिनर प्रैक्टिकल के आधार पर बना देता है, जिनसे कि दोस्तों जो भी लड़का या जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल ढंग से किया हुआ होता है वह तो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, बाकी जो नहीं किए होते हैं, जो सिर्फ थ्योरी पढ़े होते हैं, वह क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो कुछ इसी प्रैक्टिकल के आधार पर मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉलिड फ्रेम को कितनी मोटी एमएस या स्टील पत्ती से बनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा सॉलिड फ्रेम होता है वह फ्लैट पत्ती का बनाया जाता है, जिसकी मोटाई दोस्तों 5.5 mm रखी जाती है। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों हमारा, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम बनावट में लगे खोखले पाइप का व्यास कितना होता है। तो दोस्तों हमारा एडजस्टेबल जो हेक्सा होता है वह पाइप का बना होता है, तो उसका व्यास यहाँ पर हमें बताना है। तो दोस्तों 15 mm व्यास का हम हेक्सा फ्रेम बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा दूसरा पाइप साइड करता है वह हमारा 20 mm का होता है। यह दोस्तों mm का साइज BIS के अनुसार एकदम फिक्स रखा गया है, एक इसका स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉलिड हेक्सा फ्रेम में लगे हैंडल को कितना लंबा बनाया जाता है या कितने mm लंबा बनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी ने हेक्सा फ्रेम चलाया होगा अपनी ITI में। सॉलिड हेक्सा फ्रेम में जो हैंडल लगा होता है दोस्तों वह 100 से 120 mm लगा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आप देख रहे होंगे 100 mm। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 100 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीइंग नेट में कौन सी थ्रेड कटी होती है। जो दोस्तों हेक्सा फ्रेम में आगे की तरफ जो होल्डर लगा होता है ब्लेड को होल्ड करने के लिए, उसमें बीइंग नेट कसा जाता है। उस बीइंग नेट में कौन सी थ्रेड कटी होती है वह हमें बतानी है। तो दोस्तों आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, M8। तो दोस्तों M8 का बीइंग नेट हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बीइंग नेट हमारे दो टाइप के आते हैं, टाइप ए जो कि स्टम्पिंग विधि से बनता है, टाइप बी दोस्तों कोल्ड फोर्जिंग से बनता है। तो दोस्तों हमारा टाइप ए जो बीइंग नेट होता है यह हेक्सा फ्रेम में हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस ब्लेड होल्डर में बीइंग नेट कसा होता है उसकी लंबाई कितने mm रखी जाती है। तो दोस्तों बीइंग नेट में इंटरनल थ्रेड होती हैं और जो ब्लेड होल्डर होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होती हैं। तो उसी होल्डर की हमें लंबाई बतानी है कितने mm रखी जाती है। दोस्तों ये सब एक BIS का स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर ही रखा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा बीइंग नेट वाला होल्डर होता है उसकी लंबाई 65 mm रखते हैं, उससे अत्यधिक लंबा दोस्तों ब्लेड होल्डर नहीं रखा जाता है। और जो हैंडल की तरफ दोस्तों हमारा होल्डर होता है उसको हम 80 mm लंबा रखते हैं। थोड़ा जो ब्लेड पीछे वाला जो हैंडल की तरफ वाला होल्डर होता है वह हमें दिखता है, जिसमें हमारी रिटेनिंग पिन होती है। बाकी का हिस्सा दोस्तों हैंडल के अंदर घुसा हुआ होता है। तो दोस्तों वह होता है हमारा 80 mm का, और जो बीइंग नेट वाला होल्डर होता है हमारा वह 65 mm का। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, BIS के अनुसार हैंड हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों BIS के अनुसार एक स्टैंडर्ड है कि ब्लेड की चौड़ाई, जितने भी हमारे हैंड हेक्सा के ब्लेड हैं उनकी चौड़ाई 12.5 mm से ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 12.5 mm। अगला है दोस्तों, पिन होल का व्यास कितना रखा जाता है। तो दोस्तों जो ब्लेड में होल बने होते हैं दोनों किनारों पर, उनका व्यास हमारा 4 mm रखा जाता है। आप अगर अपने कार्यस्थल पर देखेंगे तो आप कभी इसे नापिएगा, वह 4 mm का होगा। यह भी एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ब्लेड को होल्ड करने वाली प्रोंग्स पिन कितने mm मोटी होती हैं। तो दोस्तों जो हमारे ब्लेड में पिन होल होते हैं, इनको होल्ड करने के लिए जो हमारे होल्डर में पिन लगी होती हैं, जिनको हम प्रोंग्स बोलते हैं, रिटेनिंग पिन बोलते हैं, इनकी मोटाई कितने mm होती है। तो दोस्तों जब हमारा पिन होल 4 mm का होता है तो जाहिर सी बात है ये उनसे 4 mm से थोड़ा कम ही रखा जाएगा। तो आप ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन बी देख रहे होंगे, 3 mm।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 250 mm चौड़ी जॉब को काटने के लिए किस हेक्सा फ्रेम द्वारा कटिंग की जाएगी। तो दोस्तों जो भी हमारे सॉलिड और एडजस्टेबल हमारे हेक्सा फ्रेम होते हैं उनसे हम कम से कम 80 या 70 mm चौड़ी जॉब को काट सकते हैं। उससे अत्यधिक चौड़ी जॉब को काटने के लिए दोस्तों हमें ऐसा हेक्सा चाहिए होता है जिसमें ब्लेड को कसने के बाद ऊपर की तरफ जगह ज़्यादा हो, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। यह हेक्सा है हमारा डीप थ्रॉट हेक्सा फ्रेम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 250 mm तक की जितनी भी चौड़ी जॉब होती हैं दोस्तों हमारी, उनको हम डीप थ्रॉट हेक्सा फ्रेम से काटते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्सा के द्वारा काटने पर बनने वाला खांचा किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ब्लेड होता है उसकी थिकनेस कम होती है, जबकि उसके द्वारा जब हम कटिंग करते हैं तो उस खांचे की चौड़ाई ज़्यादा होती है। उस खांचे को दोस्तों हम कर्व नाम से जानते हैं, KERF, और आप ऑप्शन देख रहे होंगे ए कर्व। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कटिंग करते समय कारीगर का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप अक्सर ITI में जॉब काटते होंगे या काटते हैं तो आप देखते हैं, आप एक मार्किंग लाइन लगाते होंगे MS फ्लैट पर, तो आपका ध्यान उसी लाइन पर रहता होगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, कटिंग के लिए लगाई गई मार्किंग लाइन पर या मार्किंग पर। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टूथ एज कौन सा होता है। तो दोस्तों टूथ एज हमारे ब्लेड का वह किनारा होता है जिस पर हमारे टीथ कटे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन देख रहे होंगे, ब्लेड की लंबाई का वह किनारा जिस पर दांत कटे होते हैं, तो वह हमारा टूथ एज कहलाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, इन सभी को मैंने अपनी थ्योरी वाली जो वीडियो है हमारी हेक्सा के ऊपर जो थ्योरी है पार्ट 1, उसको उसमें विस्तार पूर्वक बताया है। तो आप एक बार वह भी वीडियो देखिए अगर आप अभी सीधे ही MCQ वीडियो देख रहे हों। आपको उस वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, एक बार उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लेड के किनारे पर बने दांतों की हार्डनेस कितने HRC होती है। तो दोस्तों हमारा ब्लेड के जो दांत होते हैं उनकी HRC अलग होती है, पिन होल का जो हमारे आसपास का एरिया होता है उसकी HRC अलग होती है। यहाँ पर हमें दोस्तों दांतों की हार्डनेस बतानी है। तो हमारे दांतों की हार्डनेस दोस्तों होती है, वैसे तो 60 HRC होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखें दोस्तों तो हम यहाँ पर 65 HRC मान लेंगे। अन्यथा तो दोस्तों BIS के अनुसार इसका एक स्टैंडर्ड है 60 HRC रखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल हार्ड ब्लेड के किस हिस्से को हार्ड किया जाता है। तो दोस्तों ऑल हार्ड ब्लेड के हमारे पिन होल वाले हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे हिस्से को हम हार्ड कर देते हैं। पिन होल वाले हिस्से को दोस्तों 25 से 49 HRC तक हार्ड किया जाता है ताकि उसमें फटने जैसी समस्या ना आए। जब हम ब्लेड को कसेंगे अगर पिन होल भी हमारे हार्ड होंगे तो वह फट जाएंगे, चटक जाएंगे, इसलिए उनको कच्चा रखा जाता है या और जो भी हमारा ब्लेड का हिस्सा होता है उससे थोड़ा मुलायम रखा जाता है। बाकी पूरे हिस्से को हम 60 HRC में लगभग रखते हैं। जो ब्लेड के दांत होते हैं उनको 60 HRC रखते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों, पिन होल व बैक एज को छोड़कर ऑप्शन बी देख रहे होंगे दोस्तों, सिर्फ पिन होल्स को छोड़कर, यहाँ पर दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, चढ़कर लिखा है, छोड़कर बाकी पूरे ब्लेड को हार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेक्सिबल ब्लेड की लचक को चेक करने के लिए उसे कितने mm व्यास वाली शाफ्ट पर घुमाया जाता है। जैसा कि आप क्वेश्चन दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्लेड को एक शाफ्ट पर घुमाया गया है। तो फ्लेक्सिबल जो हमारा ब्लेड होता है उसकी लचक को चेक करने के लिए कितने mm व्यास की शाफ्ट को लिया जाता है। तो दोस्तों यह शाफ्ट होती है हमारी 60 mm। 60 mm की शाफ्ट पर आप फ्लेक्सिबल ब्लेड को इस तरीके से घुमाएंगे तो दोस्तों आसानी से घूम जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड हेक्सा के ब्लेड की मोटाई BIS के अनुसार कितने mm रखी जाती है। तो दोस्तों BIS के अनुसार इसकी जो मोटाई होती है उसका भी स्टैंडर्ड है, जिससे कि 0.63 से ज़्यादा मोटा
नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है BIS के अनुसार, निम्मी के अनुसार। तो दोस्तों 0.63 mm हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस तांबे को काटने के लिए हैंड हेक्सा ब्लेड की पिच कितने mm की ली जाती है। तो दोस्तों ठोस तांबा हमें काटना है, यहाँ पर पाइप की बात नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर जो भी पिच लेंगे हम वह हमारी 1.8 mm होगी, क्योंकि ठोस लोहा है और आज से जल्दी से भी काटना है तो 1.8 mm की हम पिच लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वह बात करता है ठोस मतलब यहाँ पर तांबे के पाइप को काटने की बात करता है, तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाती। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्टील के पाइप को काटने के लिए हैंड हेक्सा ब्लेड की पिच कितने mm की ली जाती है। तो दोस्तों एक दांते से उसके अगले ही दांते के बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। यहाँ पर हमें बताना है कि स्टील के पाइप को काटना है, और दोस्तों यहाँ पर स्टील का पाइप है, खोखला है, तो दोस्तों उसकी जो थिकनेस होगी वह कम होगी। अगर हम अधिक पिच वाली ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो वह जो थिकनेस होगी पाइप की उसमें फंस जाएगा और ब्लेड हमारा टूट जाएगा। इसलिए हम कम पिच का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, 0.8 mm वाली पिच का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टील दोस्तों हमारी हार्ड ठोस होती तो हम दोस्तों 1.4 का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर पाइप की बात है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको आप एक बार बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। अगला है दोस्तों हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, BIS के अनुसार हैंड हेक्सा ब्लेड के साइज को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया है, लेकिन BIS के अनुसार दोस्तों लंबाई तथा उसकी जो पिच होती है और काटे जाने वाला जो मटेरियल होता है उसका प्रकार, दोस्तों ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि चौड़ाई दोस्तों स्टैंडर्ड होती है 12.5 और विड्थ हमारी वह भी स्टैंडर्ड होती है 0.63, इसलिए हमें सिर्फ लंबाई बतानी होती है, क्योंकि लंबाई हमारी 250 व 300 mm में पाई जाती है और पिच हमारी 4 प्रकार की होती है। इसलिए हमें लंबाई, पिच और जो भी मटेरियल हमें काटना है उसका प्रकार यह हमें बताना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लंबाई, पिच व मटेरियल के प्रकार। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, ब्लेड के प्रति इंच दांत निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि 14 टीथ पर इंच अगर किसी ब्लेड में दांते हैं तो उसकी पिच क्या होगी, या किसी भी हेक्सा ब्लेड की पिच इतनी है उसके प्रति इंच दांते कितने होंगे। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आप 1 इंच में दोस्तों जितना भी हमारा mm होता है वह होता है हमारा 25.4, उसको भाग कर दीजिए दोस्तों पिच से, तो जो भी हमारी संख्या निकल के आएगी वह हमारी 1 इंच के अंदर जो इतने भी हमारे दांते होंगे वह हमारी डिजिट निकल कर आ जाएगी। आप दोस्तों करके भी देख सकते हैं। आप अगर 25.4 को 0.8 से अगर से भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा जो निकल कर आएगा वह आएगा 31.75। तो 31.75 का मतलब है दोस्तों 32 दांते, जो कि हम किसी भी ट्यूब को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यह एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे तो आप सीधे 1 इंच का mm लीजिए यानी 25.4, और जो भी पिच आपको वहाँ पर दी गई है उससे आप भाग कर दीजिए, जो भी डिजिट निकल के आएगी प्रति इंच उतने ही दांत आपके ब्लेड पर कटे होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 25.4 भाग पिच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने कटे ब्लेड के कर्व में नया ब्लेड लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि जो भी हमारा कर्व होता है वह ब्लेड की थिकनेस से चौड़ा होता है। अगर हम पुराने ब्लेड से कोई खांचा काटते हैं तो हमारे कर्व की चौड़ाई कम होती है, जबकि नए ब्लेड जब हम लेते हैं तो कर्व की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें किसी भी पुराने कटे हुए ब्लेड के द्वारा जो भी हम कटिंग करते हैं जॉब की, उसमें नया ब्लेड नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर हम नया ब्लेड लगाएंगे तो हमारा ब्लेड टूट जाएगा। फिर है दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन, ब्लेड की नॉमिनल लंबाई में ओवरऑल लंबाई कितनी अधिक होती है।
तो दोस्तों जो हमारे हैंड हेक्सा होते हैं उनमें हमारी नॉमिनल लंबाई अलग होती है, जिसे आप 250 mm या 300 mm के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल लंबाई की बात करें तो इसी लंबाई में दोस्तों 15 mm को जोड़ दिया जाता है, 7.5 mm इधर और 7.5 mm इधर। दोस्तों पिन के सेंटर होल से हमारी नॉमिनल लंबाई ली जाती है, जबकि ओवरऑल लंबाई आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ब्लेड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और यह लंबाई दोस्तों सेंटर लाइन पर मापी जाती है, जो भी ब्लेड का सेंटर होता है उसी के आधार पर मापी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 mm नॉमिनल लंबाई में हम बढ़ा देंगे, वह हमारी ओवरऑल लेंथ बन जाएगी। जैसे 250 mm का ब्लेड है तो वह हमारा 265 हो जाएगा, 300 mm का ब्लेड है तो वह हमारा 315 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लेड कुछ स्ट्रोक चलने के बाद ढीला हो जाता है, कारण बताएं। दोस्तों कुछ स्ट्रोक चलने के बाद हमारा ब्लेड ढीला हुआ है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमें बड़े कन्फ्यूजन करते हैं, तो आपके इसकी जो लैंग्वेज है उसे समझिए। कुछ स्ट्रोक चलने के बाद ढीला हो रहा है, यानी हमारा जो भी ब्लेड है वह गर्म होने के बाद ढीला हुआ है, यानी उसके अंदर जो भी थर्मल एक्सपेंशन हुई है, गर्मी पैदा हुई, इसके कारण उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन को दोस्तों समझिए कि कुछ स्ट्रोक चलने के बाद ढीला हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ब्लेड की लंबाई बढ़ गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम ब्लेड फ्रेम में कसा नहीं जा रहा है, संभावित कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों वहाँ पर कुछ स्ट्रोक चलने के बाद हुआ था ढीला, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लेड में जो ब्लेड है वह फ्रेम में कसा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात दोनों अलग है, वहाँ पर चलने के बाद हो रहा था, यहाँ पर कसा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिग नट की जो थ्रेड है वह घिस चुकी हैं, या तो बिग नट की थ्रेड घिस चुकी है, या जो हमारा ब्लेड होल्डर है जो जिसमें हम बिग नट कसते हैं उसकी थ्रेड घिस गई हैं। वहाँ पर दोस्तों हमारा थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ तो कसा ही नहीं जा रहा है। जबकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है साफ कि कुछ स्ट्रोक चलने के बाद ढीला हुआ है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन होती है और अक्सर ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, इनको ध्यान से आप क्लियर कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड में 1 mm पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड सेटिंग उपलब्ध होती है। तो दोस्तों हमारी 2 प्रकार की ब्लेड की सेटिंग होती हैं, एक है हमारी स्टेगर्ड और दूसरी हमारी वेव सेटिंग। तो दोस्तों हमारी जितनी भी हमारी कम पिच वाली ब्लेड होती हैं उनको अंदर हम दोस्तों वेव पिच रखते हैं, और जो हमारी जो ज़्यादा पिच वाली ब्लेड होती हैं उनके अंदर हम स्टेगर्ड पिच रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1 mm और 1.4 mm पिच की। तो दोस्तों ये 2 ब्लेड हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर वेव सेटिंग और स्टेगर्ड सेटिंग दोनों पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1 mm पिच के साथ किस प्रकार की ब्लेड सेटिंग उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, वेव और स्टेगर्ड सेटिंग। तो हमारी 1.1 मतलब 1.4 और 1 mm इन दोनों mm की पिच वाले ब्लेड में हम वेव और स्टेगर्ड रखते हैं, जबकि सिर्फ 0.8 वाली mm में हम वेव सेट रखेंगे, और हमारी जो 1.8 वाली ब्लेड होगी उसके अंदर हम स्टेगर्ड रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेव स्टेगर्ड दोनों ही सेटिंग हम 1 mm वाली पिच के ब्लेड में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्साइंग करते समय क्या सुरक्षा सावधानी ध्यान रखनी चाहिए। तो हेक्साइंग करते समय दोस्तों हमें किसी भी जॉब को काटते हैं जब हम, तो एक प्रेशर एक दबाव देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही पूछा गया कि किस सावधानी को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी देख रहे होंगे, ब्लेड पर दाब पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं अत्यधिक लगा रहे हों और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लगा रहे हों। फॉरवर्ड स्ट्रोक में दोस्तों हमारा दाब लगता है, जबकि रिटर्न स्ट्रोक में हम अपना दाब हटा लेते हैं। तो दोस्तों फॉरवर्ड में ही हमारा हेक्सा कटिंग करता है, अक्सर यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो रिटर्न हमारा स्ट्रोक होता है वह हमारा फ्री स्ट्रोक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लेड पर दाब पर्याप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्साइंग के बाद उंगलियों को कटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों जब हम हेक्साइंग करते हैं तो किनारे पर थोड़ी बर आ जाती है, या किनारे थोड़े पैने हो जाते हैं, धारदार हो जाते हैं।
इनसे हमारी उंगलियों को, हमारे हाथ को नुकसान हो सकता है, कट उनको दोस्तों वह धार काट सकती है उंगलियों को। तो उनसे बचने के लिए दोस्तों उनके किनारों पर हम थोड़ी थोड़ी फाइलिंग कर देते हैं। आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे, फाइलिंग। तो दोस्तों उसके ऊपर हम थोड़ी फाइलिंग कर देते हैं जिससे कि बर ख़त्म हो जाए, धार ख़त्म हो जाए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0.8 mm पिच के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या रखा जाता है। तो दोस्तों 3 ग्रेड में हमारे जो हेक्सा ब्लेड होते हैं वे पाए जाते हैं, फाइन, मीडियम और हमारा कोरस जिसे बोलते हैं हम। तो दोस्तों कोरस हमारा 1.8 mm वाली पिच होती है और हमारी जो मीडियम होती है वह 1 mm से 1.4 mm होती है। जो फाइन हमारी पिच होती है वह हमारी 0.8 मानी जाती है। तो आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे दोस्तों, 0.8 फाइन वाली पिच मानी जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 3 ग्रेड होती हैं दोस्तों, फाइन, मीडियम और कोरस। जो रफ जो डी दिया हुआ है दोस्तों वह हमें वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक से अधिक मानक माप स्टैंडर्ड साइज वाला हेक्सा ब्लेड जिस फ्रेम में पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक से अधिक हमारे 2 तरीके के हैंड हेक्सा के ब्लेड आते हैं, एक 250 mm, एक 300 mm। इन दोनों ही साइजों को पकड़ने के लिए जिस हेक्सा फ्रेम का हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारा दोस्तों एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। तो आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। दोस्तों जो बी ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम, तो उसने यहाँ पर एडजस्ट होने की बात नहीं कही है। एडजस्टेबल ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम लिखा होता तब बी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन हमारा उसने सिर्फ ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम बोला है जिसको एडजस्ट होने की बात नहीं कही गई है। और तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में पकड़ने पर होना चाहिए। तो दोस्तों हेक्सा को ब्लेड के जब हम फ्रेम में पकड़ते हैं तो उसके दांत यानी ब्लेड के दांत हमारे बिंग नट की तरफ होने चाहिए। तो दोस्तों आप ऑप्शन बी देख रहे होंगे, दांत बिंग नट की ओर होना चाहिए, जैसा कि आप अपने चित्र में भी देख रहे होंगे। जो हमारे दांतों की दिशा है वह बिंग नट की ओर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो जनरली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर दिए होते हैं वे तो सही कर देते हैं, लेकिन जो नए लड़के होते हैं हमारे वे कुछ गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकीर्ण तथा लंबे जॉब को हैंड हेक्सा से काटने के लिए क्या किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो भी हमारे हैंड हेक्सा होते हैं उनके जो ब्लेड होल्डर होते हैं उनको आप एक निश्चित 90 डिग्री के एंगल पर उनको घुमाकर भी लगा सकते हैं। और इसमें ब्लेड को पकड़ने की जो हमारी ज़्यादातर यूज होने वाली तकनीक यानी हम फ्रेम के लंबवत समांतर पकड़ते हैं ब्लेड को, इसमें हम दोस्तों ब्लेड के होल्डर को घुमाकर ब्लेड को 90 डिग्री पर पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों लंबे जब हमें जॉब को काटना हो और हमारे पास डीप थ्रॉट हेक्सा फ्रेम ना हो, वहाँ पर हम इस क्रिया को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लेड को अधिकतर पकड़े जाने वाले तरीके से बदलकर समकोण में पकड़ना चाहिए जब हमें लंबे और संकीर्ण जॉब को काटना हो, जैसा कि आप अपने चित्र से क्लियर देख रहे होंगे। जब आप इस तरीके से जॉब काटेंगे तो आप किसी भी लंबे जॉब को अपना जो नॉर्मल हेक्सा फ्रेम होता है उससे काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतले पाइप कर्तन के लिए किस पिच का हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होता है। तो दोस्तों हमारे जैसे जितने भी पतले पाइप होते हैं उनके लिए हम दोस्तों 0.8 mm की पिच का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों जितनी कम पिच होगी उतने ही अधिक दांते हमारे जॉब के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे कम दांते जॉब के संपर्क में रहेंगे तो वह हमारे जो मटेरियल होता है उसके अंदर फंस जाएंगे। जैसा कि आप अपने चित्र में देख रहे होंगे, एक राइट ब्लेड लिखा है, एक तरफ रॉन्ग ब्लेड लिखा है। रॉन्ग ब्लेड के टीथ दोस्तों देख रहे होंगे आप, एक या दो ब्लेड, एक दांता इधर की तरफ टच हो रहा है, दूसरा दांता उधर की टच, जबकि जो हमारा राइट ब्लेड है उसके 2-3 दांते दोनों तरफ टच हो रहे हैं। तो जितने से ज़्यादा दांते हमारे जॉब के संपर्क में आएंगे उतना ही ब्लेड हमारा उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, 0.8 mm। पतले पाइप जितने भी, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पतले पाइपों के लिए दोस्तों, तो 0.8 mm पिच हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल और तांबे के पाइप को काटने के लिए किस पिच का हेक्सा ब्लेड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों जैसा बताया, कोई सा भी पाइप हो किसी भी मटेरियल का, उसके लिए जो पिच इस्तेमाल होगी वह 0.8 mm होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है दोस्तों, विभिन्न मटेरियल को काटने के लिए अलग अलग पिच के हेक्सा ब्लेड उपलब्ध हैं। तो डाया 16 mm की माइल्ड स्टील को काटने के लिए किस पिच का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो भी माइल्ड स्टील होती है, यहाँ पर पाइप की बात नहीं कही गई है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 mm के द्वारा हम दोस्तों माइल्ड स्टील को काटते हैं। यहाँ पर पाइप की बात नहीं की गई है, यानी दोस्तों वह हमारा सरिया भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, या कोई भी ठोस माइल्ड स्टील हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हम ऑप्शन बी 1 mm की पिच का ब्लेड इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतले खंड सेक्शन के पदार्थ को हेक्सा ब्लेड से काटा जाता है। यह देखा गया है कि पतली दीवारों वाली जॉब तथा कर्तन शुरू करते समय ब्लेड के दांते बार बार टूटते हैं। इसका कारण क्या है। तो दोस्तों जब हम किसी भी पतले सेक्शन को काटते हैं तो हमारी ब्लेड के जो दांत होते हैं वह दीवार में या थिकनेस में फंस जाते हैं, मटेरियल की थिकनेस में, और जिससे कि हमारे दांत बार बार टूटते हैं। तो उसका कारण दोस्तों बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हमारा थोड़ा सा यानी एक हद से एक ही दांता हमारा किसी भी जॉब के संपर्क में आएगा, वो भी फंसा हुआ है, तो हमारा जो बल है दोस्तों वह सिर्फ एक दांत के ऊपर या 2 दांत के ऊपर ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, बार बार टूटने का कारण हमें बताना है। तो ऑप्शन डी है हमारा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही कार्य कर रहा है। तो दोस्तों जो भी हम प्रेशर लगा रहे हैं वह कुछ ही दांतों पर लग रहा है और वहीं से हमारा ब्लेड टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके ऐसी सरफेस की तरफ से हमें जॉब को बांधना है जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दांते जो ब्लेड के हैं वह जॉब की सरफेस पर संपर्क में रहें। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बार बार टूटने का कारण है कि जो भी दांते संपर्क में आ रहे हैं उन्हीं दांतों के ऊपर बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्सा से कटिंग करते समय चिप्स का ब्लेड में फंस जाने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं है दोस्तों वह बताना हमें। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अधिक मोटाई की जॉब। तो दोस्तों अधिक मोटाई की जॉब में हमारे दांतों में जो चिप्स होते हैं वह फंस सकते हैं, क्योंकि हम एक स्लाइडिंग के जैसे ही तो मूव करते हैं हेक्सा को। अगर हम इधर से मूव करना चालू करेंगे तो मोटी जॉब होने के कारण एंड तक जाते जाते हमारे दांते भर जाएंगे, तो उसके द्वारा दोस्तों ब्लेड कई बार फंस जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर है दोस्तों नरम धातु की कटिंग। तो दोस्तों जितनी ही नरम धातु होगी उतने अधिक चिप्स लिख लेंगे, तो हमारा यह भी कारण हो सकता है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोर्स पिच के ब्लेड का प्रयोग। तो दोस्तों कोर्स पिच यानी दोनों दांतों के बीच में जो दूरी होगी वह अधिक होगी। तो और यहाँ पर दोस्तों पूछा है चिप्स का ब्लेड में फंस जाने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो दोस्तों पिच ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है हमारा, तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो चिप्स होते हैं वह ब्लेड में नहीं फंसेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कारण नहीं है। तो दोस्तों कोर्स पिच का हम ब्लेड लेंगे, यह कारण नहीं है, इसके द्वारा कम से कम चिप्स नहीं फंसेंगे। जबकि दोस्तों नरम धातु होगी, हमारी अधिक मोटाई की धातु होगी, या फिर ऑप्शन डी देख रहे होंगे गलत हेक्सा का चुनाव। गलत हेक्सा का चुनाव मतलब दोस्तों आपने गलत पिच चुन ली है, आपको फंसने से बचाना, और आपने 0.8 पिच चुन ली है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमारा ब्लेड फंसेगा ही। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतली जॉब को काटते हुए या कटिंग की शुरुआत करते हुए हेक्सा ब्लेड के दांते अधिकतर टूटते हैं, क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है हमें कि कई बार हम जब हेक्साइंग करते हैं तो हम ब्लेड तो नहीं टूटता, लेकिन उसके कुछ दांते टूट जाते हैं। तो वो दांते क्यों टूट रहे हैं। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों, हाथ द्वारा अधिक बल का प्रयोग। तो दोस्तों अधिक बल का प्रयोग करने से ब्लेड ही टूटेगा, सिर्फ दांते नहीं टूटेंगे। कटिंग के भाग का बहुत छोटा होना, जो हमारा मटेरियल है वह बहुत छोटा है, उससे हमारे दांते टूट रहे हैं। तो दोस्तों अगर वह बहुत छोटा है तो उससे भी हमारा पूरा ब्लेड टूटेगा, क्योंकि हमारे दांते फंस जाएंगे। फिर है दोस्तों कोर्स पिच के ब्लेड का चुनाव नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर हमें दांतों को टूटने से बचाना है तो ऑप्शन सी कहता है कि कोर्स पिच वाले ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या चुनाव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है दोस्तों, कुछ दांतों पर हाथों के बल का प्रयोग करना। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर उसने बताया कि हमारे दांते टूट रहे हैं, ब्लेड नहीं टूट रहा है। तो दोस्तों जो भी हमारा ब्लेड का दांता जॉब के संपर्क में आ रहा है तो उसी पर हमारे हाथ का बल अत्यधिक पड़ रहा है, जिससे कि हमारा जो पूरा ब्लेड तो नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस की बात नहीं की गई। अगर थिकनेस भी कम होती दोस्तों तो हमारा ब्लेड टूटता। उसने बोला सिर्फ ब्लेड के दांते टूट रहे हैं, वो भी शुरुआत करते समय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ दांतों तक हाथ के बल का प्रयोग करना, जैसे कि हम जब हैक्साइंग कर रहे हैं तो हम थोड़े से एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी लंबाई का ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको बताया जाता है कि पूरी लंबाई, जो भी ब्लेड की लंबाई होती है उसको एक स्ट्रोक में पूरा आगे से लेकर पीछे तक चलाना चाहिए। लेकिन जो कारीगर यहाँ पर काम कर रहा है वह कुछ हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वह दांत हमारे टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हैक्सा द्वारा कटिंग समाप्त करते समय दबाव देना चाहिए। तो दोस्तों जब हम कटिंग को समाप्त कर रहे होते हैं, अक्सर हमने देखा ITI में, हमारे साथ भी ऐसे होते थे दोस्तों, कि कुछ लोग जब हैक्साइंग बिल्कुल या जॉब कटने वाली होती थी तब और हैक्सा तेज़ कर देते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, यह हमारे दुर्घटना का कारण होता है। दोस्तों जब हमारी कटिंग समाप्त होने वाली होती है तब हमें दाब को कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा लास्ट में जब कटिंग होती है तो वहाँ पर हमें दबाव को कम कर देना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है लास्ट में और तेज़ी से जॉब को काटा जाता है, जो कि दुर्घटना का कारण बनते हैं और अंत में ऐसा करने से ब्लेड भी कई बार टूट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमारा दबाव कम कर देना चाहिए। दोस्तों पिछली जो हमारी वीडियो थी थ्योरी की, उसमें एक पॉइंट छूट गया था, जो कि था हमारा ब्लेड का मटेरियल। तो दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे ब्लेड बनाए जाते हैं वह HSS के और लो अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो भी हमारे फ्लेक्सिबल ब्लेड होते हैं उनको सिर्फ लो अलॉय स्टील का बनाया जाता है। ये 2 पॉइंट छूट गए थे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हमारे जो भी हैंड हैक्सा हुए या मशीन हैक्सा हुए, उनके ब्लेड दोस्तों हमारे HSS के बने होते हैं, यानी हाई स्पीड स्टील के। जबकि कुछ ब्लेड जो होते हैं वह लो अलॉय स्टील के होते हैं, और जो लो अलॉय स्टील के होते हैं वह ब्लेड हमारे फ्लेक्सिबल ब्लेड होते हैं। तो यह थे दोस्तों हमारे कुछ MCQs, जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त थे और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आजकल उन क्वेश्चनों को नहीं लिया जाता है जो कि हमारे किताब में होते हैं, आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों मैंने, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको इन वीडियो को अधिक से अधिक आप देखिए, मेरी और भी वीडियो पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।